हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। बीएड फोर्थ सेम के आपके पहले पेपर के जो कि भारतीय शिक्षा का विकास और चुनौतियां नामक शीर्षक से है। इस विषय पर अब हम ये अपना दूसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले वीडियो में जो ये वीडियो है, हम लोगों ने इस बात को देखा था कि किस तरीके से भारतीय शिक्षा का विकास वैदिक साहित्य के दौरान, बौद्ध साहित्य के दौरान और मध्यकालीन शिक्षा में किस तरीके से विकास हुआ। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास की योजना चली। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए 1600 में कंपनी बनी, ये चार्टर मिला, ठीक है, लेकिन इसे हम सही नहीं करेंगे। और 1526 में जो है वो पानीपत का युद्ध हुआ है, तो ये भी ठीक नहीं है। 1813 में हमारा एक चार्टर आया है जिसपे एजुकेशन को बताया गया है। हमारी कंपनी जो स्थापित हुई वो 1757 में प्लासी के युद्ध से स्थापित हुई है। बैटल ऑफ प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया, जो कि सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में था, वहां पर से इसकी स्थापना होती है, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत कब आया। तो वास्को डी गामा के जो भारत आने की तिथि है वो 1498, ये सभी जानते हैं, और यहाँ पे 1498 किसी और दूसरे में नहीं दिया गया है, तो 27 मई 1498 को वो आया, इसलिए ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे। पुर्तगालियों ने भारत में व्यापार किया। पुर्तगालियों के भारत से व्यापार की जो अवधि थी 1498 से 1598 तक लगभग रहती है, और इस तरीके से हम लगभग 100 वर्षों तक इसको मानते हैं, और ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ये चार्टर के द्वारा हुई है, इसलिए क्वीन विक्टोरिया का जो चार्टर था वो 1600 ईस्वी में मिला हुआ है, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स महोदय ने करी है, और वॉरेन हेस्टिंग्स महोदय को पहली बार बंगाल में जो आपकी रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत यहाँ पर लगाया गया था। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किस सन में हुई है, तो ये 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई है। अब दूसरे उसमें हम अगले उसमें देखते हैं, संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना कब की गई है। तो संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना 1853 ये आपकी 1791 में की गई है, और ये जोनाथन डंकन महोदय द्वारा की गई है। ये पीछे हम स्टडी कर चुके हैं, ये जोनाथन डंकन जी हैं, और इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई है। कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई है। कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करने वाले व्यक्ति जो हैं वो लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। लॉर्ड मिंटो जो 1806 से 1813 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं, और 1813 में एक चार्टर आया है, और उस चार्टर में एक पाश्चात्य विवाद ग्रुप था और एक प्राच्य विवाद था, यानी एक प्राचीन साहित्य के समर्थक ग्रुप में थे और एक पाश्चात्य साहित्य जो इंग्लिश के समर्थक थे। इसी को हम प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1,00,000 रुपये शिक्षा पर खर्च करने की बात हुई थी। पहली बार शिक्षा पर खर्च राज्य के लिए बताया गया था, और इसके लिए प्राच्य साहित्य के समर्थक थे हमारे लॉर्ड मिंटो, लेकिन इनकी नहीं चली, और लेटर ऑन 1813 के चार्टर के अनुसार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक शिक्षा के लिए खर्च करने की बात कही गई, और वहाँ पर ये एक मोड़ आ गया, जैसा कि यहाँ पर आगे दिया गया है कि 1813 के चार्टर में राज्य शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया गया। इसे आधुनिक शिक्षा के प्रथम काल को समाप्त करके भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नया मोड़ इसने ला दिया। तो ये कथन किसका है, ये कथन नूरुल्लाह और नायक का है। इनके अनुसार जो मैकाले थे, मैकाले ने इसके बाद इस विवाद को समाप्त किया, और उन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। अब शिक्षा के प्रचार और उसके प्रसार का दायित्व किस चार्टर द्वारा कंपनी पर निर्धारित किया गया। तो ये 1813 का चार्टर है, बहुत बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। 1,00,000 रुपए का खर्च किए जाने की बात हुई थी, और ये बात यहाँ पर भी दूसरे क्वेश्चन में पूछी जा रही है, और इस तरीके से हम 1,00,000 रुपए की राशि को टिक करेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस अगले क्वेश्चन में है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद कितने वर्षों तक चला। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, ये 1813 से 33 तक चला, और इस पे मैकाले के बाद आने के बाद, जैसे ही मैकाले इसके सदस्य बनाए गए, विधि सदस्य, उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया कि ये बात विवाद के रूप में है। उन्होंने कहा अंग्रेजी शिक्षा चलेगी, और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और प्रसार भारतीय कंपनी द्वारा किया जाएगा।
और प्राच्य रूप से मुख्य कंपनी के प्राच्य दल में कौन कौन से थे? वॉरेन हेस्टिंग, जोनाथन डंकन, लॉर्ड मिंटो, क्योंकि ये सभी के सभी किसी न किसी चीज़ की स्थापना किए हुए थे, इसलिए इनमें से सभी को टिक करेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बंगाल प्रांत के शिक्षा विभाग के सचिव थे, तो बंगाल प्रांत में शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में जेम्स प्रिंसेप को हम टिक करते हैं, इनको यहाँ पर माना जाता है। और अगले क्वेश्चन में आप देख लेते हैं, जब कभी भी भारतीय अंग्रेजी भाषा के विद्वान, भारतीय कभी भी अंग्रेजी भाषा के विद्वान नहीं हो सकते। यदि उन्हें अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जाएगा तो उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। ये कथन किसका है? तो ये हमारे उस समय के जो शिक्षा सचिव थे वो जेम्स प्रिंसेप जी का है। संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस नीति के अनुसार की गई? तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना का जो उद्देश्य था, जो स्थिति थी, वो प्राच्य शिक्षा विधि के तहत थी कि यानी प्राचीन साहित्य में, देखिए प्राचीन साहित्य में संस्कृत और उर्दू दोनों के लिए शिक्षा दी जा रही थी और इसी के आधार पर काम किया जाता था। तो शिक्षा प्राच्य विवाद के प्राच्य नीति के तहत थी। भारतीय संस्कृति के केंद्र में क्या है? भारतीय संस्कृति के केंद्र में क्या है? तो भारतीय संस्कृति के केंद्र में, भारतीय संस्कृति के धर्म और संस्कृति में केंद्र केंद्रित है, ये प्राच्य साहित्य में है, इसलिए ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने भावी शिक्षा नीति पर विचार करके शैक्षिक अनुदान राशि 1 लाख से बढ़ा करके कितनी कर दी थी? तो ये 10 लाख रुपए कर दी गई थी बाद में, जब उन्हें लगा कि शिक्षा अंग्रेजी का विकास कर रही है और अंग्रेजी विकास से भारत में सस्ते क्लर्क तैयार हो जाएंगे, तो 10 लाख रुपए की शिक्षा व्यय ब्रिटिश संसद द्वारा यहाँ पर तय कर दिया गया। आगे देखते हैं एडम रिपोर्ट और उनकी सिफारिशों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आता है, ये किसका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा ही किसी समाज का विकास किया जा सकता है? तो ये हमारे प्रोफेसर एडम का विश्वास था। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। किस गवर्नर जनरल ने एडम को बिहार और बंगाल की शिक्षा की स्थिति का आकलन करने का सर्वेक्षण कार्य सौंपा था? तो ये हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, जिन्होंने लॉर्ड एडम को इस कार्य दिया था। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। एडम की रिपोर्टों में सच्चा विवरण किस बात का पाया जाता है? तत्कालीन भारतीय शिक्षा का पाया जाता है, तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था का और तत्कालीन शिक्षा के प्रति प्रेम का। ये सभी सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी को सही करेंगे। अगले क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 1835 से 1838 के बीच बंगाल की शिक्षा व्यवस्था का सूक्ष्म अध्ययन करके एडम ने अपनी जो प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की, वो कब प्रस्तुत की? तो प्रथम रिपोर्ट एडम महोदय की जो है वो 1 जुलाई 1835 को आई है। 1835 को इनकी पहली रिपोर्ट आई है। 1836 में इनकी दूसरी रिपोर्ट आई है और 1838 में इनकी तीसरी रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट आपकी जो दूसरी रिपोर्ट एडम महोदय की प्रस्तुत की गई है वो 23 दिसंबर को दी गई है और ये जो तीसरी रिपोर्ट है ये फरवरी में प्रस्तुत की गई है। तो इस तरीके से एडम की 3 रिपोर्टें आई हुई हैं। एडम की प्रथम रिपोर्ट के मानदंड क्या थे? तो एडम महोदय की जो प्रथम रिपोर्ट थी उसके मानदंड के आधार पर अगर आप देखें तो जनसंख्या के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की संख्या बनाई जाए, शिक्षा का स्वरूप निश्चित किया जाए और शिक्षा संस्थाओं का उचित वितरण किया जाए। इस तरीके से सभी सिफारिशें की गई थी। ऑप्शन डी को हम सही कर देंगे। एडम की प्रथम रिपोर्ट में बंगाल के कितने व्यक्तियों की एक पाठशाला का वर्णन किया गया था? तो एडम की प्रथम रिपोर्ट में कितने व्यक्तियों की एक पाठशाला का वर्णन किया गया था? तो ये वर्णन जो है ये हमारा 400 व्यक्तियों का है और इस तरीके से एडम की इस रिपोर्ट में 400 व्यक्तियों की शिक्षा का वर्णन है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 1801 के सर्वेक्षण के अनुसार बंगाल बिहार में कितने बालकों हेतु एक देसी पाठशाला थी? यानी औसतन कितने बालकों पर एक देसी पाठशाला मिल रही थी? तो लगभग 63 बालकों पर एक पाठशाला मिल रही थी। ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। 1 जुलाई 1835 को एडम की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी? तो यहाँ पे प्राथमिक पाठशालाओं में 5 से 6 वर्ष के छात्र छात्रा जो है शिक्षा आरंभ करते थे और 10 से 11 वर्ष की आयु तक पढ़ते थे, यानी 5 से लेकर 10 वर्ष की आयु तक वो पढ़ते थे। अंगुली की सहायता से रेत पर अक्षर लिखना सिखाया जाता था। रेत के पश्चात आटे पर और ताड़पत्र पर स्याही से लिखना सिखाया जाता था। ये दोनों की दोनों चीज़ें रिपोर्ट में सम्मिलित हैं, इसलिए हम उपरोक्त सभी को टिक करके ऑप्शन डी को सही करेंगे। अगले क्वेश्चन के तौर पर देखते हैं कि एडम की दूसरी रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई है? तो ये 23 दिसंबर 1836 को प्रस्तुत की गई है और ये दूसरी रिपोर्ट हमारी नेटोर जिले के अध्ययन पर आधारित थी, इसलिए हम इसमें ऑप्शन ए को सही करेंगे। एडम के अनुसार जन शिक्षा को किस प्रकार क्रमबद्ध बनाया जा सकता है? तो उनके अनुसार भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ज्ञान का अध्ययन करके भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही करवाया जाए, निस्पंदन सिद्धांत को लागू ना किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो मैकाले का एक छनई सिद्धांत था, लॉर्ड मैकाले ने ये कहा था कि राज्य का कार्य अगर 100 व्यक्ति हैं
तो मात्र ऊपर के 10 व्यक्तियों को शिक्षित करके 90 की शिक्षा व्यवस्था इनके 10 के माध्यम पर छोड़ दी जाए। इसी को हम छनई सिद्धांत कहते थे, क्योंकि इन 10 से शिक्षा छन करके नीचे आती थी। एडम महोदय ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि निष्पंदन सिद्धांत पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए और सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, सर्व शिक्षा का प्रयास किया जाए। ये कार्य उन्होंने कहा। कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ऑप्शन डी को हम बिल्कुल सही करेंगे, क्योंकि यहीं पर सभी ऑप्शन हमारे मिल रहे हैं। सरकार की तरफ से स्कूलों को आर्थिक सहायता दिए जाने की सिफारिश किस प्राच्यवादी द्वारा की गई थी? तो आर्थिक सिफारिश अनुदान दिए जाने की बात ये एडम के द्वारा कही गई है कि जो सरकारी सिफारिशें हैं, स्कूल अगर कहीं पर किसी कार्य को सहायता दे रहे हैं, शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, तो सरकार द्वारा उन्हें अनुदान दिया जाना चाहिए। भारत में गद्य साहित्य का विकास कब से प्रारंभ हुआ है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भारत में अंग्रेजी की गद्य रचनाओं के अनुवाद से, यानी जो अंग्रेजी के पाठ थे, लेसन थे, उनका जब से हम लोगों ने यहाँ पर हिंदी अनुवाद करना सीखा, ट्रांसलेशन करना सीखा है, तब से हम मानते हैं कि गद्य साहित्य का अनुवाद यहाँ पर व्याकरण में आया है और इतिहास विकसित हुआ है। भारत में लेखकों ने निबंध लिखते समय अनुकरण किया। किस बात का अनुकरण किया? तो आपको पता है कि उन्होंने पाश्चात्य विचारधारा, पाश्चात्य शैली और पाश्चात्य विषयों का, चूँकि बेकन महोदय को ऐसे का पिता कहा जाता है और इसलिए उपरोक्त सभी इस पर सही ऑप्शन मान लिए जाते हैं। अगले ऑप्शन को तो एक लेते हैं। भारतीय साहित्य में एकांकी विकास का परिणाम क्या है? तो एकांकी विकास हमारे भारतीय साहित्य में कब हुआ है? तो एकांकी विकास भारतीय साहित्य में पाश्चात्य प्रभाव के कारण हुआ है। यहाँ पे वन एक्ट प्ले इसी कारण आए और इसी को एकांकी कहा गया। एडम्स प्रतिवेदन का प्रथम भाग संबंधित था किस बात से? शैक्षिक आंकड़ों के संग्रह से, राजशाही जिले में संचालन से और देसी विद्यालयों में सुधार से। उपरोक्त सभी को सही करेंगे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए अब वुड घोषणा पत्र पर चर्चा कर लेते हैं, जिसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया। वुड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो वुड के घोषणा पत्र का प्रकाशन 1854 में हुआ है। ऑप्शन सी सही होगा। वुड के घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या था? शिक्षा विवादों को हल करना, शिक्षा का मूल्यांकन करना और मिशनरियों की शिकायतें दूर करना। तो ये सभी उद्देश्य थे। ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कब अध्यक्ष बने? तो चार्ल्स महोदय 1854 में ही इसके अध्यक्ष बने हैं, इस कारण हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। भारतीय संचालकों ने भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की है? तो ये घोषणा 19 जुलाई 1854 को की गई है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र को क्या नाम दिया गया? तो चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र को शिक्षा का घोषणा पत्र कहा गया, शिक्षा का आदेश पत्र और शिक्षा का महाधिकार पत्र, ये सभी कुछ कहा गया, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वुड के घोषणा पत्र में किस भाषा को महत्व दिया गया? तो यहाँ पे प्राच्य और पाश्चात्य दोनों भाषाओं को महत्व दिया गया। पाश्चात्य भाषा का महत्व उच्च शिक्षा में है और मातृभाषा में शिक्षा व्यवस्था दी जाने की बात है, इस कारण हम दोनों भाषाओं को देखते हुए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चार्ल्स वुड के अनुसार उच्च शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए? तो वहाँ अंग्रेजी और हिंदी दोनों को कहा गया है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चार्ल्स वुड में किस भाषा के महत्व को स्वीकार किया गया है? तो यहाँ अरबी और संस्कृत दोनों भाषाओं को देखा गया है, इसलिए भी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। यह आज्ञा पत्र वुड का शिलाधार का, भारतीय शिक्षा का शिलाधार कहा जाता है। यह भी कहा जा सकता है कि इसने हमारी आधुनिक शिक्षा का शिलान्यास किया। ये कथन पिछली बार पूछा जा चुका है और इसके कहने वाले डॉक्टर ए एन बसु हैं और यहाँ पर जो बात है ये पिछली बार इनका नाम उस ऑप्शन में नहीं था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह संपूर्ण भारत के लिए शिक्षा व्यवस्था इतनी व्यापक और विस्तृत योजना थी कि इसमें स्थानीय शिक्षा का केंद्रीय शक्ति के सुझाव देने का साहस नहीं कर सकती थी। ये कथन किसका है? ये कथन लॉर्ड डलहौजी का है। 1854 का आज्ञा पत्र भारतीय इतिहास में चरम बिंदु है। जो कुछ इसके पहले हुआ है वह उसकी ओर संकेत करता है और जो इसके बाद निकला है वो इससे निकला है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जेम्स का है, जिन्होंने कि इस विषय पर चर्चा करते हुए इसके महत्व को बताया कि किस तरीके से वुड घोषणा पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनके आज्ञा पत्र का प्रमुख दोष यह था कि यह गलत उद्देश्य था। इसमें सर्वोत्तम बातें जिन्हें पूर्व और पश्चिम दोनों उद्देश्य प्रस्तुत करते थे, इसका सामंजस्य न होकर के केवल यूरोपीय ज्ञान का सामंजस्य था। ये कथन किसका है? तो ये कथन हमारा
भगवान दयाल का कथन माना गया है और इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। आज्ञा पत्र ने देश की प्राचीन परंपराओं की जानकारी नहीं की और यह भी विचार नहीं किया कि इसमें देश का धार्मिक संस्कार भी शामिल है। तो इस तरीके से यह शिक्षा अधूरी है, इसके लिए डॉक्टर मुखर्जी का ये कथन है। और उनके घोषणा पत्र का उद्देश्य यह नहीं था कि शिक्षा नेतृत्व के लिए हो, शिक्षा औद्योगिक पुनरुत्थान के लिए हो, शिक्षा मातृभूमि की रक्षा के लिए हो और जितनी आवश्यकता हो राष्ट्र निर्माण के नागरिकों के लिए हो। तो ये कथन किसका है? ये कथन परांजपे का है और इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। हम इस संयुक्त शब्दों के लिए औचित्य नहीं पाते हैं जिसमें कुछ इतिहासकारों ने आज्ञा पत्र का वर्णन किया है, यहाँ तक कि इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा है। तो ये बात अति संयुक्ति है। ये बात किसने कही है? ये बात नूरुल्लाह और नायक ने कही है। ऑप्शन बी को सही करेंगे। आज्ञा पत्र की संस्तुति के आधार पर 1853 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो 1853 में आप ध्यान रखें कि 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास की, और ये सारी योजनाएं लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मान करके की गई थी। तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चार्ल्स वुड घोषणा पत्र कितने अनुच्छेदों का था? तो इसमें 100 अनुच्छेद थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वुड का घोषणा पत्र भारत शिक्षा में महाधिकार पत्र है, ये कथन किसका है? तो ये कथन रीचे का है। ये बात याद रखेंगे, शिक्षा का महाधिकार पत्र से रीचे ने कहा है। आज्ञा पत्र ने निस्पंदन सिद्धांत को अनुपयोगी घोषित करके किसकी शिक्षा पर बल दिया है? तो इसने जन साधारण की शिक्षा पर बल दिया है। ये बात आपको याद रखनी, शिक्षा यानी जन शिक्षा पर बल दिया है, सर्व शिक्षा पर बल दिया है। आज्ञा पत्र ने व्यावसायिक संस्थाओं की स्थापना करके उन्हें समाज में समस्या समाधान करने का कार्य किया है। ये कार्य किसमें हुआ? तो ये बेरोजगारी के कार्य को समाप्त करने की बात हुई है। आज्ञा पत्र ने किस भाषा के पाठ्यक्रम में स्थान दिया है? तो आज्ञा पत्र ने देसी भाषाओं के पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। अंग्रेजी आज्ञा पत्र ने किस भाषा को माध्यम बनाया? ये आज्ञा पत्र के द्वारा जो माध्यम बनाया गया, अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया गया, इसलिए ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। यहाँ पर मातृभाषा पर शिक्षा दिए जाने की बात इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए कही थी। आज्ञा पत्र को माध्यमिक और उच्च स्तर पर किस भाषा को महत्व दिया गया था? तो माध्यमिक और उच्च शिक्षा दोनों के लिए अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया गया था। हिंदी, संस्कृत और अरबी को प्राथमिक शिक्षा के लिए महत्व दिया गया था। इस आज्ञा पत्र ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किस विश्वविद्यालय को आदर्श माना है? तो इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। घोषणा पत्र के अनुसार बालक की शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो बालक की शिक्षा का माध्यम इन्होंने मातृभाषा माना था और यहाँ पर हम ऑप्शन सी सही करेंगे। अंक पत्र, इस आज्ञा पत्र में संस्कृत, अरबी और फारसी को स्थान दिया गया था। किस स्तर पर स्थान दिया गया था? ये संपूर्ण पाठ्यक्रम में स्थान इनको मिला हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय शिक्षा में एक नए युग का प्रारंभ हुआ, जिसे क्या कहते हैं? और इसे हम अगर देखें तो इसे हम महाधिकार पत्र कहते हैं। यही शिक्षा का महाधिकार पत्र है और ये कथन रीचे महोदय का है। इस बात को हमें याद रखना है। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? तो भारतीय शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ है वो 3 फरवरी 1882 में किया गया है। इसे हम हंटर आयोग के नाम से भी जानते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की? तो इसकी नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने की है और इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग 1880 में ब्रिटिश लोकसभा द्वारा भारत का गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो ये भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन को नियुक्त किया गया और इसके पहले जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड लिटन थे। इस बात को याद रखेंगे। ये पूछा जा सकता है कि इसके पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय शिक्षा में आयोग के गवर्नर में कार्यकारिणी का सदस्य किसे बनाया गया? तो सर विलियम हंटर को कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। अगले क्वेश्चन को देख लें। भारतीय शिक्षा आयोग को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। हंटर आयोग में कितने सदस्य थे? तो हंटर आयोग में 20 सदस्य थे, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हंटर आयोग के कितने सदस्य भारतीय थे? तो इस पर चर्चा हो चुकी है एक पीछे वीडियो में। 7 सदस्य थे। एक्चुअली जो 20 सदस्य थे, 20 में आप 7 + 13 का रेशियो रखेंगे। 7 भारतीय थे और 13 यूरोपियन सदस्य थे। भारतीय शिक्षा आयोग ने सुझावों और संस्तुतियों को कितने पृष्ठभूमि में तैयार करके दिया था? तो इनके पृष्ठभूमि में रिपोर्टें जो थी, ये रिपोर्टें 600 पृष्ठों की थी। तो भारतीय शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन 600 पृष्ठों का था। आयोग ने 600 पृष्ठों का प्रतिवेदन सरकार के समक्ष कब प्रस्तुत किया? तो ये प्रतिवेदन सरकार के समक्ष 1883 में प्रस्तुत किया गया। 600 पृष्ठों के इस प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण संस्तुतियां कौन सी थी? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, क्योंकि वो सभी शिक्षाओं पर इसने अपनी प्रतिवेदन दिए थे। भारतीय शिक्षा आयोग का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो भारतीय शिक्षा आयोग के मुख्य लक्ष्यों में भारतीय शिक्षा के वर्तमान दशा की खोज करना था कि किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था हमारे समाज में चल रही है।
आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की प्रगति के लिए कौन कौन सी संस्तुतियाँ दी, नीति प्रबंधन कर किया जाए, विधान और प्रशासन रखा जाए, विद्यालय प्रशासन में सुधार किया जाए। उपर्युक्त तो सभी आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही करेंगे। भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए, तो इस आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देसी भाषा होनी चाहिए और इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। कॉलेज ने प्राथमिक शिक्षा के लिए विधान और प्रशासन के लिए किसे आदर्श माना था, तो इनके अकॉर्डिंग हमारा जो काउंटी काउंसिल है वो प्रशासन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है। और शिक्षा अधिनियमों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया, तो इसके अनुसार काउंटी काउंसिल को शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। आयोग ने शिक्षा के प्रथम महत्वपूर्ण पहलुओं पर किस पर चर्चा की, वित्त, विधान, वित्त और देशी विद्यालय, इन सभी पर चर्चा हुई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में भारतीय शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के कौन कौन से कार्य होंगे, आय व्यय का वार्षिक विवरण तैयार करना, विद्यालयों में समुचित अभिलेख रखना, स्कूल के भवन बनवाना, सभी चीज़ें आती हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्राथमिक स्कूलों को आर्थिक सहायता देने के लिए कौन नियम बनाएगा, इस विषय पर इस आयोग ने कहा था कि स्वायत्त शासी संस्थाएं ही इस विषय पर नियम बनाएंगी कि किस तरीके से प्राथमिक शिक्षा को वित्त उपलब्ध कराया जा सकता है। और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय प्रबंधन के लिए किन विषयों की संस्तुति की थी, तो इस पर आयोग ने कहा था कि पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली और पाठ्यपुस्तकों पर सभी के लिए विद्यालय प्रशासन कार्य करे और इसलिए ऑप्शन डी पर हम सही ऑप्शन टिक करेंगे। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण में क्या संस्तुतियाँ दी थी, तो इनमें भी सभी चीज़ें हैं, इसलिए ऑप्शन डी को टिक किया जाएगा और ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि अधीनस्थ विद्यालयों का निरीक्षण किया जाए, विद्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, गुणात्मक सुधार के प्रयास किए जाएँ। तो इस तरीके से यहाँ पर हम हंटर आयोग के शिक्षा व्यवस्था के प्रति सहयोग को और प्रतिवेदन को अध्ययन कर चुके हैं।